जो चकबंदी अधिनियम 1953 यानी कि चकबंदी के वीडियो के अंदर आज भाग 4 में हम चकबंदी के बारे में विस्तार से जानेंगे। और मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी वीडियो को समझने के लिए उसे शुरू से देखना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए आज की इस भाग 4 में हम वहीं से ही शुरू करते हैं जहां से हमने भाग 3 को छोड़ा था। और भाग 3 से भाग 4 पर हम आए हैं और भाग 4 पर आने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो को फॉलो करें। आपको जमीन से संबंधित चकबंदी के बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 में ये कानून बना और उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 वर्ष 1954 में ये उत्तर प्रदेश में यानी कि लागू हुआ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, आपको केवल चकबंदी के कानून के बारे में विस्तार से जानना है तो आपको समय थोड़ा देना पड़ेगा। और अगर आप इस वीडियो को स्किप कर कर देखेंगे, आगे पीछे करके देखेंगे, तो आपकी समझ में हो सकता है कि ये कानून इतनी जल्दी ना आए और फिर आप यही पूछते फिरेंगे कि अकरम भाई उसके बारे में बताइए या उसके बारे में। तो किसी भी वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपकी समझ में आएगा कि आखिर चकबंदी के लिए अधिनियम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने नियम 5 के बारे में बताया और हम धारा 6 कै के बारे में यानी वहीं से ही शुरू कर रहे हैं जहां से हमने इसे छोड़ा था। उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 और इसके बारे में हम यानी कि हर वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानकारी यानी ले रहे हैं। अधीन तथा उसके अनुसार प्रभावित व्यक्ति समुचित चकबंदी पदाधिकारी या के समक्ष यानी उठाने के अधिकार और उसके प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पर इस स्पष्टीकरण धारा उपदो परियोजना यानी उत्तर प्रदेश अधिकतम जो सीमा आरोपण अधिनियम 1960 उत्तर प्रदेश अधिनियम 1961 के अधीन यानी कि कोई कार्रवाई या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 और अधिनियम संख्या 1 1951 धारा 34 धारा 37 के अधीन यानी निर्विरोध कार्रवाई कि किसी भी भूमि में यानी अधिकार या स्वामित्व घोषणा संबंध में यानी कार्रवाई नहीं समझी जाएगी। और धारा 6 क्या कहती है? ये चैप्टर जो मैंने अभी पढ़ा है, ये चैप्टर मैंने वीडियो के तीसरे भाग में इसे थोड़ा छोड़ दिया था। और तीसरे भाग में अगर आप देखेंगे तो जितना अभी मैंने इस नियम को पढ़ा है ये आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं धारा 6 और 4 के अंतर में। विज्ञप्ति का रद्द होना यानी राज्य सरकार के लिए वैध होगा कि वह समय पर धारा 4 के अंतर्गत प्रसारित विज्ञप्ति और निर्देश समस्त क्षेत्र के संपूर्ण उसके भाग संबंध रद्द कर दे। यानी कि जब मैंने पहले ही बताया था कि धारा 4 का मतलब होता है चकबंदी। किसी भी क्षेत्र के अंदर जब चकबंदी आती है तो वहां पर धारा 4 लागू होती है। और अगर इस चकबंदी के इस क्षेत्र के अंदर से किसी क्षेत्र के अंदर से इसे रद्द करना होता है तो ये काम राज्य सरकार का होता है। और जब विज्ञप्ति जारी हो जाती है तो राज्य सरकार को ही इसका पूर्ण अधिकार होता है कि वो किस क्षेत्र के अंदर यानी इस प्रकार की चकबंदी ला सकती है या नहीं ला सकती है। इसके अधीन घटक यानी संबंध में विज्ञप्ति रद्द दी जाए और क्षेत्र यदि कोई रद्द करने के दिनांक पर उससे पहले या उस भूमि के अभिलेख संशोधन या उसके संबंध में अंतिम आज्ञा हो तो इसके अधीन रहते हुए रद्द करने के दिनांक से चकबंदी प्रक्रियाओं के अधीन नहीं रह जाएगा। सीधी सी बात मैंने आपको बताई कि अगर उस क्षेत्र के अंदर चकबंदी रद्द हो जाती है तो उस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की चकबंदी प्रक्रिया लागू नहीं रह जाती है। तो यही साथ में हम टिप्पणी में देख लेते हैं। आगे टिप्पणी में क्या है, राज्य सरकार की क्या शक्ति होती है। आपको दिखा दूं कि राज्य सरकार की क्या शक्ति होती है चकबंदी के नियम में। यदि चकबंदी कार्रवाई के संबंध में कोई अधिसूचना जारी की गई हो तब अधिनियम 1953 की धारा 6 के प्रावधानों के अधीन यानी सूचना को निरस्त करने के लिए राज्य सरकार सशक्त होती है। मैंने पहले ही आपको बताया कि राज्य सरकार को किसी भी चकबंदी के ना करने का अधिकार होता है और चकबंदी करने का अधिकार होता है। इस पर एक केस भी हुआ था। चमन लाल उर्फ चुन्नी लाल बनाम उत्तर प्रदेश सचिव राजस्व विभाग और नखलऊ यानी 2012। इसका ये नंबर है, आप देख भी सकते हैं। धारा 6 का निर्वाध उत्तराधिकार या अंतर के संबंध में विशेष उपबंध धारा 4 के उपधारा 2 और धारा 4 कै के अधीन विज्ञप्ति यानी प्रकाशन के पश्चात और धारा 8 के अधीन अभी यहाँ आपको समझने की आवश्यकता है कि कौन सी धारा किस पर्पज में यानी यूज आ रही है। धाराओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। कार्रवाई प्रारंभ करने के पूर्व उत्तराधिकारी यानी निर्विवाद मामलों को चकबंदी कर्ता द्वारा
अंतरण के आधार पर निर्वाध यानी नामांतरण के मामले में सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी जांच के पश्चात यानी जैसे विहित की जाए निपटाया जाएगा। लेकिन प्रतिबंध यह है कि धारा 8 के अधीन कार्रवाई प्रारंभ हो जाने के पश्चात इस धारा के अधीन किसी मामले में न तो ग्रहण किया जाएगा और न ही जारी रखा जाएगा और न ही निपटाया जाएगा। उपधारा 2/1 के अधीन यानी किया गया कोई आदेश धारा 9 के अधीन किसी भी आपत्ति को वर्जित नहीं करेगा। यानी कि कहने का मतलब यही है कि अगर आप की जो भी धाराएं इसके अंतर्गत आ रही हैं ये सब चकबंदी से संबंधित है। विस्तार से इसे समझने की जरूरत है। धारा 7 के बारे में हम बात करेंगे। मैंने पहले ही आपको इस वीडियो के अंदर बताया था कि मैं हर एक धारा के बारे में आपसे विस्तार से बात करूंगा। गांव के नक्शे का पुनर्निरीक्षण यानी घटक के प्रत्येक गांव उसके भाग अभिलेख पुनर्निरीक्षण यानी कि उसका पुनर्निरीक्षण को सरल बनाने का विचार और यहाँ आगे दिए हुए उपबंधों के अधीन रहते हुए जिला उप संचालक चकबंदी घटक प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार होने के पूर्व यानी उस घटक गांव के नक्शे का पूर्ण निरीक्षण करेगा। यानी कौन करेगा? उप जिला चकबंदी अधिकारी, जिसे एसडीएम भी बोलते हैं, संचालक चकबंदी अधिकारी यानी जिला उप संचालक चकबंदी अधिकारी उसे कहते हैं, जो उप जिला अधिकारी को ही चकबंदी के दौरान यानी कि उप संचालक जिला अधिकारी ही बनाया जाता है। खसरा तथा चालू वार्षिक रजिस्टर का पुनरीक्षण होगा धारा 8 के अंतर्गत और संयुक्त जोतों के मूल्य और अंशों का अवधारण यानी धारा 7 के अधीन नक्शों का पुनरीक्षण हो जाने पर जिला उप संचालक चकबंदी आगे दिए हुए उपबंधों के अधीन रहते हैं। ऐसी रीति में जो नियम किए जाए यानी घटक के आप इस ध्यान रखिए, घटक के खसरों का खेतवार पड़ताल की जाएगी। यानी कि इस टाइम चकबंदी चल रही है तो आप की सभी जमीनों की लगातार साथ साथ निरीक्षण भी किया जाएगा। आपके खसरे में कितनी भूमि है, आपके खसरे के अंदर कौन सी फसल दर्ज है, आपका नक्शा क्या है, जो पहले पुराने नक्शे हैं उन्हें सबको उप जिला संचालक चकबंदी अधिकारी उन सब की एक साथ जांच करेगा और जांच पश्चात यानी चालू वर्ष रजिस्टर उसके पुनरीक्षण और जांच पश्चात पुनरीक्षण कराएगा चकबंदी समिति के परामर्श से। और प्रत्येक गाठे का मूल्यांकन यानी कि जैसे आपकी भूमि है और आपके यहाँ पर चकबंदी की जा रही है तो सबसे पहले उस भूमि की नापतोल की जाएगी, उसका पूरा इस प्रकार का मूल्यांकन किया जाएगा कि ये भूमि आपकी इस नंबर की है, 1 नंबर की है, या इस भूमि का रेट ये है, या इस भूमि के इतने पैसे हैं। इस प्रकार से सबसे पहले यही खाका तैयार होता है चकबंदी के अंदर और उसके बाद में चकबंदी की जाती है। तो अभी हम इस स्टेज पर हैं इस वीडियो में कि अभी मान लीजिए कि आपके यहाँ पर चकबंदी आ गई है तो उस टाइम चकबंदी अधिकारी किस प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं, वहां से बात चल रही है। चकबंदी की कोई भी सुविधा उपलब्ध हो उन पर भी विचार करने के पश्चात कराया जाएगा और गांठों, पेड़ों, कुओं और समन्वय यानी मूल्यांकन किया जाएगा, प्रतिकार करने का प्रयोजन किया जाएगा। यदि एक से अधिक स्वामी हो तो उस खंड को ख के अधीन अवधारित मूल्य के प्रत्येक स्वामी अंश और उसे में करवाया जाएगा और उचित चकबंदी सुनिश्चित करने की विभाजन करने के लिए संयुक्त जोतों का यानी प्रत्येक खातेदार का अंश अवधारित किया जाएगा। उप संचालक चकबंदी घटक या के अंतर्गत आने वाले यानी गांठों के संबंध में नियत आकार में खसरा चकबंदी तैयार करवाया जाएगा और ऐसे खसरे के विवरण को तैयार करवाया जाएगा जिससे कि वे अशुद्धियां, उत्तराधिकार, निर्वाध मामले यानी विवाद देखें दिखाए जाएंगे जो वार्षिक रजिस्टर पुनरीक्षण की जांच के समय खेतवार पड़ताल के दौरान यानी ज्ञात हुए हों। मान लीजिए कि आपके यहाँ पर चकबंदी आ गई है तो आपके 2 भाई हैं तो उसी दौरान जो जितने भी घर के अंदर यानी उत्तराधिकारी होते हैं उनकी सबकी जांच की जाएगी और चकबंदी जब शुरू होती है तो खतौनी जैसी कोई कागज इस प्रकार का नहीं रहता है। एक नक्शा के आधार पर यानी चकबंदी की अपनी एक खतौनी होती है 13 नक्शा 13 के आधार पर उसके अंदर सब कुछ दर्ज होगा और ये भी दर्ज होगा कि अगर 2 भाई हैं तो उनका दोनों इकट्ठे हैं तो उनका किस भूमि के अंदर कितना अंश होगा, ये सब कुछ खोल दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि चकबंदी के दौरान हमारा तो नाम चढ़ा ही नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि इस प्रकार का मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि इस प्रकार का पूरी एक विज्ञप्ति जारी की जाती है और जितना भी मामला पहले चला हुआ होता है वो चकबंदी के दौरान सब समाप्त हो जाता है। यानी कि आपका अगर जमीन के बंटवारे को लेकर कोई किसी प्रकार का परिवार में भेदभाव रहता है तो चकबंदी के दौरान इन सब भेदभावों को यानी खत्म कर दिया जाता है। धारा 8 क के बारे में अब हम जानेंगे। सिद्धांत
सिद्धांतों का विवरण तैयार करना। सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी समिति के परामर्श यानी चकबंदी प्रक्रियाओं के अधीन प्रत्येक घटक के संबंध में एक विवरण जिसे आगे सिद्धांत का विवरण कहा गया है, नियत आकार में तैयार करेगा, जिसमें सिद्धांत दिए गए होंगे जिनका अनुसरण घटक यानी चकबंदी प्रक्रियाओं में किया जाएगा। यानी कि इस प्रकार की वो खतौनी होती है जिसमें इसका वो किया जाता है भूमिका आकलन। सिद्धांतों का विवरण निम्नलिखित बातों में होगा, किसमें उन क्षेत्र का ब्यौरा होगा जहां उस समय अवधारित किए जा सके, जो आबादी के प्रचार जिसके अंतर्गत घटक और हरिजनों और भूमिहीन व्यक्तियों की आबादी के लिए क्षेत्र भी यहीं से ही उपलब्ध कराए जाते हैं, और ऐसे ही सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भी नियत किए गए जाएंगे निर्दिष्ट, यानी यहीं से ही चकबंदी के दौरान ही इस प्रकार की जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है उन्हें भी चिन्हित किया जाएगा, और ऐसी अगर भूमि है तो उन्हें वहां पर छोड़ा जाएगा। और आधार जिस पर खातेदार आबादी के प्रचार और सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि देंगे। यानी कि इस प्रकार मैंने पहले ही बताया था कि इस प्रकार का पूरा एक खाका तैयार कर लिया जाता है जिसमें आबादी के क्षेत्र की भूमि छोड़ी जाती है, सार्वजनिक उपयोग की भूमि छोड़ी जाती है, हरिजन आबादी के लिए भूमि छोड़ी जाती है, हरिजन आबादी के लिए पट्टे दिए जाते हैं। ये सब कार्य उसी दौरान में यानी होता है, और चकबंदी का यही फायदा सबसे ज्यादा होता है। उस भूमि का ब्यौरा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संख्या 1 1951 धारा 117 के अधीन ग्राम सभा और इसके अधिकारी यानी नियत भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के नियमित निर्दिष्ट की जाएगी। यानी ग्राम पंचायत को उस भूमि का यानी पूरा खाका दिया जाएगा और प्रत्येक घटक के मानक का गाठा होगा। सहायक चकबंदी अधिकारी गाठा या गाठों के उत्पादक अवस्थिति यानी वर्तमान मिट्टी की श्रेणी में ध्यान रखते हुए चकबंदी समिति सदस्यों के घटक के खातेदारों के घटक सर्वोत्तम गाठों की यानी कि अभी निश्चय करने के उपधारा 2 खंड व निर्दिष्ट यानी मानकों को अवधारित करेगा। कहने का मतलब यही है कि चकबंदी अधिकारी जिस भूमि का आकलन करेगा तो वो इस बात की जानकारी भी रखेगा कि ग्राम पंचायत के अधीन जो भूमि सरकारी दी जा रही है उन भूमि जो भूमि दी जा रही है वो भूमि बंजर कहलाती है, या उन भूमियों के ऊपर किसी प्रकार की कोई फसल पैदा नहीं होती है। और साथ ही मिट्टी टेस्ट के आधार पर किसानों को वो भूमि दी जाती है जिन भूमियों के ऊपर खेती करना संभव होता है, यानी वो भूमि फसल पैदावार के लिए अच्छी होती है, उन भूमियों को चकबंदी में लाया जाता है। और जो भूमि चकबंदी में लाने के यानी कि चकबंदी से बाहर की जाती, बाहर करने का मतलब ये नहीं कि वो चकबंदी बाहर होगी, मतलब जो किसानों को नहीं दी जाती है वो भूमि ऐसी होती है, बंजर होती है, जैसे चरागाह होती है, इस प्रकार की वो भूमि होती है। धारा 9 के बारे में जान लेते हैं। यानी कि धारा 9 क्या है, अभी हमने 8 के बारे में जाना, धारा 9 क्या है इसके बारे में। अभिलेख विवरण के उदाहरण जारी करना और धारा 8 और 8 क के उल्लेखित अभिलेखों को प्रकाशित करना, आपत्तियों का आमंत्रण करना और नोटिस जारी करना। यानी कि जब इस प्रकार का कार्य पूरा हो जाता है तो फिर लगा दिया जाता है एक विज्ञप्ति यानी बोर्ड के ऊपर के इस क्षेत्र के अंदर इस भूमि को सार्वजनिक उपयोग के लिए दिया जा रहा है, आबादी के लिए दिया जा रहा है, ये भूमि फला नंबर की है, ये भूमि इतने पैसे की, ये भूमि इतने के पैसे की है, और उसके बाद लगाने के बाद आप वहां पर चकबंदी में आपत्ति कर सकते हैं। यानी धारा 8 क में उल्लेखित अभिलेखों के विवरण को तैयार किए जाने के सहायक चकबंदी अधिकारी यदि कोई लिपिक अशुद्धि हो तो सही करेगा और खातेदारों के स्वामित्व रखने की व्यक्ति को नोटिस भेजेगा, मैंने आप पहले ही बता दिया है, या भिजवाएगा, जिसमें चालू वार्षिक रजिस्टर और ऐसे अभिलेख जो नियत किए जाएंगे संबंधित उदाहरणार्थ यानी इस प्रकार के उनमें भूमि के अधिकार और उनके संबंध में दायित्व, इसके संबंध में धारा 8 के अंदर पाई गई अशुद्धियां, अधिकार, निर्वाध मामले और विवाद, उचित चकबंदी सुनिश्चित करने की विभाजन आवश्यकता होने पर, और उसके प्रयोजन संयुक्त जोतों के प्रत्येक खातेदार को विशिष्ट अंश गांठों का मूल्यांकन, पेड़ों, कुओं और अन्य समुच्चयों की प्रतिकार आकलन करने के लिए उनका मूल्यांकन, यदि इसके लिए अधिक स्वामी हो तो उसका यानी अभिभाजन किया जाएगा। यानी इस प्रकार से चालू खसरा, वार्षिक रजिस्टर, खसरा चकबंदी धारा 8 के अधीन तैयार किए गए सिद्धांतों के विवरण तथा कोई भी अभिलेख इस बातों के साथ साथ खंड क में उल्लेखित दिखाने की निश्चित जाएंगे और घटक प्रशासित किए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति जिसे उपधारा के अधीन नोटिस भेजी गई हो या स्वामित्व रखने वाला कोई व्यक्ति यथास्थित नोटिस प्राप्त होने या उसके धारा 1 के अधीन प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकता, जिनमें अभिलेखों या उसके किए गए उदाहरण तो इंदराज और शुद्धता और उनके प्रकार के संबंध में सिद्धांतों के विवरण यानी संबंधित या फिर विभाजन की आवश्यकता के संबंध में आपत्ति की गई हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 21 दिन से पहले पहले आपको इस प्रकार की आपत्ति
करनी होगी कि भाई मेरी जो भूमि है वो भूमि के अंदर हम 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, या उस भूमि की जो मेरी भूमि कम हो रही है, या मेरी जो भूमि है मुझे वो भूमि वहां पर नहीं लेनी है, या जिस प्रकार की भी आपकी कोई आपत्ति हो तो वहां पर, या आपके भूमि के ऊपर कोई खेत के ऊपर कोई रास्ता ना हो, या फिर आप सिंचाई की कोई सुविधा ना हो, तो इस प्रकार की आपको यानी आपत्ति करने के लिए कहा गया है। 9 कै यानी नियम 9 कै क्या है? चकबंदी का दावों और संयुक्त जोतों के विभाजन से संबंधित मामलों का निस्तारण, फिर उसके बाद निस्तारण किया जाएगा और इस दशा में किया जाएगा जहां भूमि के दावों को संयुक्त जोतों के आपत्तियों को प्रस्तुत की गई है तो संबंध पक्षों की सुनवाई के पश्चात और ऐसी आपत्ति प्रस्तुत ना की गई हो ऐसी जांच करने के पश्चात वह आवश्यक समझे अपने समक्ष यानी उप स्थिति होने के पक्षों को समझौता करार और यहां तक संभव हो यानी विवाद का निपटारा न किया जाएगा और असंधियों की ठीक करेगा और विभाजन करेगा, ऐसे समझौतों के आधार पर यानी आज्ञाएं पारित करेगा। यानी ये वही मामला है कि अगर मामला दो पक्षों के बीच में है, मैंने शुरू की वीडियो में बताया था, तो चकबंदी के अंदर इस मामले को यानी निपटा लिया जाता है और दो भाइयों का अगर बंटवारा है तो यहाँ उसे पूरा शुद्ध करके उन्हें जमीन दे दी जाती है। किंतु प्रतिबंध यह है कि सहायक चकबंदी अधिनियम ऐसे जांच करने के पश्चात जैसे वह आवश्यक समझे यह समाधान हो जाए कि उत्तराधिकार का मामला निर्विवाद है, वहां मामले में निस्तारण उसी जांच के आधार पर करेगा और वे सभी मामले उपधारा 1 के अधीन यानी सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा निश्चित किए जाएंगे और गांठों का मूल्यांकन ऐसे मामलों में वे सभी मामले जिनके संबंध में पेड़ों कुओं और सुमनतों के प्रतिकार अलंकित यानी करने के लिए उनके मूल्यांकन तथा यदि अधिक स्वामी हो तो उसमें सह स्वामियों को अविभाजित करने से और सहायक चकबंदी अधिकारी को भेजे जाए उनका निस्तारण किया जाए। उपधारा 1 के अधीन यह कार्य करते हुए सहायक चकबंदी अधिकारी ऐसे अधीन कार्य करता है जिससे कि अधिकारी का तरसूल परिचालित किया विधि की विपरीत जांच होते हुए यानी न्यायालय में माना जाएगा। कहने का मतलब यही है कि गुरु की आपत्ति पहले इसे भी बता दो, यदि ग्राम सभा के आवश्यक पक्षकार की थी तो ऐसे पक्षकार के पक्षकार न बनाए जाने के कारण धारा 9 के ऑब्लिक 2 के अधीन आपत्ति त्रुटि थी, इसके लिए ग्राम सभा पर रिट याचिका समय याची कर सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर चकबंदी के दौरान आपके इस प्रकार की कोई ऐसे मामले हैं तो धारा 8 और 9 तक यानी ऐसे मामलों को चकबंदी अधिकारियों के सामने आपको पेश करना होता है। पहले जो चकबंदी से पहले जितने भी विवाद थे, मान लीजिए कि किसी का स्वामित्व छूट गया था या किसी व्यक्ति का नाम छूट गया था या किसी व्यक्ति को भूमि उस जगह पर अच्छी नहीं लगी या किसी व्यक्ति को अपने खेत वे जहां पर उसे दिया जा रहा है उस पर कोई आपत्ति है, तो वो सब आपत्ति सहायक चकबंदी के न्यायालय में यानी डालकर उनको यानी सही तरीके से अपनी सुनवाई करवा सकता है और जहां पर चाहे वो वहां पर अपनी भूमि यानी लगवा सकता है। ये निस्तारण का मामला उसी वक्त से चलता है जब धारा 9, 8 और 6 से ये मामला शुरू हो जाता है। चकबंदी के विषय में मैंने इससे पहले और भी पार्ट वाइज में वीडियो बना रखी है, अगर आप उन्हें भी देखेंगे तो यहाँ तक की वीडियो में अगर कुछ आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा तो पिछली वीडियो देखने के बाद आपकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में धारा अ, भाग 4 के अंदर हमने चकबंदी के बारे में बात करी, जोत चकबंदी अधिनियम उत्तर प्रदेश 1953 के बारे में बात करी। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे जरूर लिखें। चकबंदी से संबंधित आपका कोई सवाल है तो भी लिखें और आपका अन्य मैटर से संबंधित कोई सवाल है वो भी लिखें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, खुदा हाफिज।